यह जिद्दी बालक बचपन से ही उद्दंड था, इसलिए जब ईशान ने उसकी बातें सुनी तो उसे अपना संकल्प समझ में आ गया और उसने चुपचाप अपनी तलवार की मूठ छोड़ दी और कहा, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। जोरो ने ईशान का सामना किए बिना मुस्कुराते हुए कहा, फिर थोड़ा नीचे झुक गया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। तभी ईशान ने देखा कि जोरो के चारों ओर की हवा विकृत हो गई है और उसकी दोनों तलवारें कांपने और हिलने लगी हैं। एनबिमा योनेजु ओनीगिरी नाइटलेस। एक दहाड़ के साथ जोरो का पूरा शरीर तीर की तरह शिर्यू की ओर आगे बढ़ा। सच कहें तो जोरो के साथ लड़ाई के दौरान शिर्यू का ध्यान भटक गया था। इस समय वह अपने सामने खड़े हरे बालों वाले बच्चे से उलझने के बजाय इस जेल से भागने के बारे में अधिक सोच रहा था। वह जानता था कि ईशान असल में उसे मारना चाहता था, वरना वह उसे छठे लेवल पर कैदियों के साथ लड़ने की इजाजत ही नहीं देता। और चूंकि ईशान उसे मारना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जिंदा रहने के लिए विरोध करना ही पड़ा। इसलिए उसने छठे स्तर के शेष कैदियों को ईशान और उसके समूह के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। लड़ाई के बावजूद वह अच्छी तरह जानता था कि सीस्टोन की हथकड़ियों वाले ये कैदी ईशान और बाकियों के लिए कोई खतरा नहीं थे। फिर भी उसका लक्ष्य कुछ हद तक पूरा हो गया था। जब तक अराजकता बनी रहेगी, उसके पास एक मौका जरूर रहेगा। शिरू ने देखा था कि ईशान के समूह में दो खूबसूरत महिलाएं थीं। आमतौर पर समुद्री लुटेरों के बीच घुलने मिलने वाली ऐसी खूबसूरत महिलाएं शायद महत्वपूर्ण हस्तियां होती थीं। यदि वह उनमें से किसी एक को बंधक बना लेता तो वह ईशान को उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता था। यद्यपि शिर्यू इस पूरे समय जोरों से लड़ रहा था, वह गुप्त रूप से इन दोनों महिलाओं पर नजर रख रहा था, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कौन बेहतर बंधक होगा। हालांकि शिरू ने यह बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था कि उसके सामने हरे बालों वाला बच्चा अधिक से अधिक साहसी होता जा रहा था। शरीर पर खून से सने घावों के बावजूद यह बच्चा न सिर्फ गिरा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी क्षमताएं उन घावों से प्रेरित होकर प्रकट हो रही हों। जब शिरू ने जोरो को एनबिमा योनेजु ओनीगिरी नाइटलेस का प्रयोग करते और उसके पीछे प्रकट होती स्त्रीराक्षस की माया को देखा, तो वह अपनी पुतलियां सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसे एहसास हुआ कि उसने इस हरे बालों वाले बच्चे को कम आंका था। उस बच्चे की आत्मा उसकी तलवारबाजी में पूरी तरह घुल मिल गई थी। इस आदमी की आंखें जंगली जानवर जैसी थीं। जैसे जैसे ब्लेड तेजी से घूम रहे थे, शिर्यू की हत्या की नीयत भी बढ़ती जा रही थी। उसे जोरों से खतरा महसूस हो रहा था। स्विश! दोनों फौरन एक दूसरे के पास से गुजर गए। शिर्यू अपनी कटार वाली मुद्रा में आगे बढ़ा, जबकि जोरो सिर झुकाए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, दोनों हाथों से तलवारें पकड़े हुए और अपनी कटार वाली मुद्रा में भी। हालांकि अगले ही पल जोरो की छाती पर अचानक एक बड़ा घाव फिर से खुल गया, खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। हम्मा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? तुम अभी भी बहुत छोटे हो। जोरो को गिरते देख शिरू ने ठंडे स्वर में सिगार को दांतों में दबाए हुए व्यंग्य किया। अप्रत्याशित रूप से जोरो जमीन पर लेटा हुआ हंसा और कुछ कठिनाई के साथ बोला, क्या ऐसा है? टपक खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। खून की इस बूंद के साथ ही शिरू को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। क्या क्या शिरू ने नीचे देखा और अपनी छाती पर दो घाव पाए जो उसके कपड़ों को फाड़कर उसकी छाती पर निशान छोड़ गए थे। ये कब हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि उस पल में इस बच्चे की गति उसकी गति से मेल खा गई हो? शिर्यू तेजी से पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि जोरो कांप रहा था, फिर भी किसी तरह वह फिर से खड़ा हो गया।
इतनी गंभीर चोटें लगने के बाद भी वह खड़ा हो सका। इस समय जोरो के शरीर से खून बह रहा था और उसकी पैंट पूरी तरह भीग गई थी। हालांकि इस समय जोरो में कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, बल्कि वह और भी मजबूत लग रहा था। सिर पर पट्टी बांधे, अपनी आंखें छाया में छिपाए, वह शिरु को एक क्रूर नजर से घूर रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ की तलवार उठाई, जिसकी नोक शिरु की ओर थी। चलो, मैं एक और वार झेल सकता हूं। एक दरार के साथ शिरयू के मुंह में रखा सिगार टूटकर जमीन पर गिर गया। जोरो ने अपनी तलवार म्यान में डाली और उसे अपनी कमर पर रख लिया, फिर थोड़ा नीचे झुक गया और ईआई स्लैश की मुद्रा अपना ली। हालांकि जोरो ने अपनी तलवार शिरु पर तान दी थी, लेकिन उसकी चेतना पहले ही धुंधली हो चुकी थी। अनगिनत लोगों की हत्या कर चुका शिरु स्वाभाविक रूप से जोरो की हालत देख रहा था, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। अचानक उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। बिना अपराध के सिर काट दो। हालांकि जब वह तुरंत जोरो के पास आया और अपनी तलवार को जोर से खींचा, तो जोरो की धुंधली चेतना अचानक उस क्षण साफ हो गई। इस क्षण उसकी तीनों तलवारों के ब्लेडों पर एक हल्का काला रंग छा गया। उसी समय जोरो के पीछे एक 3 सिर वाला, 6 भुजाओं वाला राक्षसी भ्रम प्रकट हुआ। जोरो के शरीर के घूमने के साथ वह सीधे रेन शिरयू पर वार करने लगा, जो उसकी पहुंच में था। असुर एक रजत को हरा। अगले ही पल अचानक जमीन से ब्लेडों का एक बवंडर आया, जिसने शिरयू को घेर लिया। झंझनाहट। एक जोरदार धातु की टक्कर हुई और जोरो और शिरु दोनों उड़ गए। जोरो का शरीर धड़ाम से पीछे की ओर झुका और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला। उसके पेट के ऊपर तलवार का एक भयानक घाव दिखाई दिया, जिसने उसे लगभग आधा काट दिया था। शिरु का ईआई स्लैश कोई मजाक नहीं था। अगर जोरो का आखिरी मिनट का पलटवार न होता, तो शिरु उसे कमर से 2 टुकड़ों में चीर सकता था। फिर भी जोरो भी उस समय गंभीर रूप से घायल था। शिरु ने उसकी कमर का आधा हिस्सा काट दिया था और सिर्फ आधा हिस्सा मांस और त्वचा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून के बड़े बड़े दाने निकलने लगे। तलवारबाजों के बीच की लड़ाई हमेशा एक बेहद खतरनाक जिंदगी मौत का संघर्ष होती थी, खासकर जोरो जैसे योद्धा के लिए। यह तब और भी खतरनाक हो जाता था जब लड़ाकों की ताकत में काफी फर्क होता था। शिरयू भी उड़ गया, लेकिन वह तुरंत खड़ा हो गया। हालांकि शिरु खड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे कई चोटें लगी थीं और जोरो की असुर 9 तलवार शैली अभी अभी एक हताश अवस्था में प्रकट हुई थी। अब शिरु खून से लथपथ था और उतना ही दयनीय लग रहा था। बस फर्क इतना था कि उसकी चोटें जोरो जितनी गंभीर नहीं थीं। जोरो पर अपने द्वारा पहुंचाए गए गहरे घाव को देखकर शिरु को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसे रक्तपिपासु आनंद की लहर महसूस हुई। उसने अपनी जीभ निकाली और माथे से बहते खून को चाटा। मुंह में फैलते खून का स्वाद चखते हुए उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। यह भावना ठीक वैसी ही है जैसी उसने अतीत में हत्या करते समय अनुभव की थी। यह बच्चा तो मर ही गया। शिरयू खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। वाकई हत्या करना कितना संतोषजनक काम है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसके सिर के ऊपर से एक आवाज गूंजी। वह नहीं मरेगा, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूं कि तुम। शिरयू चौंक गया। जोरो के साथ अभी अभी हुई लड़ाई में वह अनजाने में ही उसमें पूरी तरह डूब गया था, मानो खुद को उसमें खो रहा हो। और एक पल के लिए तो वह भूल ही गया था कि ईशान अभी भी पास ही उसे देख रहा है। ईशान की आवाज सुनकर चौंककर अचानक उसके पसीने छूट गए। उसने अचानक सिर उठाया तो पाया कि ईशान किसी समय उसके ऊपर प्रकट हो गया था।
ईशान के हाथ में काली लपटों से जलता हुआ एक ब्लेड था। जैसे ही शिरू ने अपना सिर उठाया, ब्लेड उसके सिर की ओर नीचे की ओर आ गिरा। एक हल्की सी आवाज के साथ जलती हुई तलवार आसानी से शिरू की खोपड़ी में घुस गई। आग की लपटों वाली तलवार की नोक सीधे शिरू की ठुड्डी के नीचे से निकली। इस क्षण शिरयू की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। उसका मस्तिष्क पूरी तरह जल चुका था। धमाका! आग की लपटों के तेज होते तापमान से शिरयू का शरीर सिर से धधक उठा और तुरंत काली लपटों में घिर गया। उसका कठोर शरीर काली लपटों में कोयला बनकर काली राख में बदल गया। इस बीच ईशान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सेनबोन जाकुरा को म्यान में रखा और जोरो की ओर चल पड़ा। नीचे बैठते हुए ईशान ने जोरो को देखा, जो अभी भी खून थूक रहा था, और अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। जोरो की कमर के चारों ओर के विशाल घाव पर एक हल्की झिल्ली छा गई। ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड के विशेष प्रभाव असर दिखाने लगे। धीरे धीरे जोरो के खून थूकने की गति धीमी हो गई। जरा रुको, इस आदमी की तलवार दूसरी पीढ़ी की मीतो है, एक शापित तलवार। ईशान ने जोरो से कहा, इस शापित तलवार से लगे जख्मों को भरना मुश्किल होता है। तुम्हारे जैसे जख्म को पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जोरो मीन पर गिर पड़ा, अपना सिर घुमाकर ईशान की ओर देखा और बोला, तुमने फिर भी हस्तक्षेप किया। बिल्कुल। ईशान ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और कहा, अगर मैं बीच में न आता तो तुम खत्म हो गए होते। एक मरा हुआ आदमी दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज नहीं बन सकता। जोरो ने घुरघुराहट की 2 बार और खून खांसा और कहा, मैं नहीं मरूंगा। अभी भी सख्त बातें कर रहे हो। ईशान ने हंसते हुए उसे डांटा, फिर उसकी तरफ इशारा किया। लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी तारीफ करनी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आखिर में आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल भी करोगे। आह! जोरो कांप उठा और उसने कमजोरी से तलवार हाथ में उठाकर आसमान की ओर तान दी। उसने ब्लेड की तरफ देखा और कहा, तो जो शक्ति मैंने पहले महसूस की थी वह हकी थी। चॉपर और नैना को पहले ही यहाँ की स्थिति का पता चल गया था और वे जल्दी से वहां पहुंचे और उत्सुकता से जोरो की चोटों की जांच करने लगे। उसे कुछ दवा दे दो, ईशान ने चॉपर से कहा। थोड़ी सी दवा से वह जल्दी ठीक हो जाएगा। चॉपर ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने बैग से दवा निकाली और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। ईशान को जाते देख नैना खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, ईशान तुम क्या करने वाले हो? शिरू पहले ही मर चुका है, इसलिए शेष लोगों से जल्दी से निपटा जाना चाहिए। ईशान ने उत्तर दिया। वाह, यह जेल वाकई बहुत अत्याचारी है। नैना ने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। ईशान मुस्कुराया और उसे आंख मारते हुए बोला, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, नैना। अरे रुको महाराज। नैना उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे याद आया कि वह किस पहचान के साथ ईशान के पीछे आई थी। ईशान लड़ती भीड़ की ओर बढ़ा, फिर बिजली का एक भाला छोड़ा जो छठी मंजिल पर विरोध कर रहे एक कैदी को भेद गया। शक्तिशाली विद्युत धारा तुरंत उसके शरीर में फैल गई और उसे सीधे नीचे गिरा दिया। फिर पहली से चौथी मंजिल तक के कैदी जो उससे लड़ रहे थे तुरंत दौड़े और अपने हथियारों से बेरहमी से हमला कर कैदी को मार डाला। ईशान ने उस खूनी मंजर पर नजर तक नहीं डाली, आगे बढ़ता रहा और फिर एक और कैदी पर वार किया। मगरमच्छ ने ईशान को मैदान साफ करते देखा और तुरंत समझ गया कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। उसके दुश्मन हेवी ड्रिंकर वास्को शॉट ने उसे काफी परेशान किया था,
लेकिन मगरमच्छ जानता था कि अगर वह सचमुच उसे मारना चाहता है तो उससे निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर है। जैसे ही मगरमच्छ का हाथ जमीन पर दबा, शॉट के पैरों के नीचे की जमीन अचानक अनगिनत रेत के कणों में बदल गई। शॉट के पैरों के नीचे मगरमच्छ ने रेत का एक घेरा बना दिया और फिर शॉट का पूरा शरीर उसमें धंस गया। उसके विशालकाय शरीर के लिए, खासकर बिना उड़ने की क्षमता वाले व्यक्ति के लिए, यह कदम बेहद घातक था। असल में एक बार फंस जाने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते थे। शॉट के चेहरे पर नशे का भाव गायब हो गया, उसकी जगह एकदम घबराहट छा गई। उसने रेत के गड्ढे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह और भी गहरे धंसता चला गया और मगरमच्छ के नियंत्रण में दलदल धीरे धीरे जमा होकर शॉट को अपनी चपेट में ले रहा था। जब हम जेल की कोठरी में थे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। मगरमच्छ रेत के गड्ढे के किनारे खड़ा था, थोड़ी ऊपर उठाए शॉट को संबोधित करते हुए। मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत, यह सोचकर कि तुम सिर्फ इसलिए बड़बड़ा सकते हो क्योंकि तुम नशे में हो। मुझे माफ करना, मैं गलत था। शॉट घबरा गया, हताश होकर ऊपर चढ़ गया और मगरमच्छ से विनती करने लगा, कृपया मुझे छोड़ दो। हालांकि मगरमच्छ ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसे तब तक देखता रहा जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। ईशान अब तक उसके पास आ चुका था और कह रहा था, आराम से चलो बूढ़े सैंडबैग, यह समुद्र है, सावधान रहना कि गलती से जेल की तलहटी में छेद न हो जाए। मैं नहीं करूंगा, मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मैं सावधान हूं। ऐसा कहकर वे दोनों समुद्र के शूरवीर जयदेव की ओर देखने लगे। विशाल युद्धपोत सैनजुआन वुल्फ निश्चित रूप से दानवों में भी एक असाधारण प्राणी था। यहां तक कि ईशान को भी नहीं पता था कि वह किस जाति का है। अगर वह कहानी के मूल अनुसार टीच ब्लैकबियर्ड के साथ इम्पेल डाउन से बाहर निकलता तो वह दानव ओज जैसा एक भयानक व्यक्ति बन सकता था। उसका आकार अद्वितीय और अतुलनीय था। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस जेल में उनकी मुलाकात जयदेव से हुई। जयदेव एक मछुआरा था और कोई साधारण मछुआरा नहीं, बल्कि एक व्हेल शार्क मछुआरा। मछुआरे की ताकत स्वाभाविक रूप से इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है और जयदेव की ताकत तो आम मछुआरे से भी ज्यादा थी। हालांकि वे जमीन पर थे, फिर भी जयदेव अपनी जबरदस्त युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। उसका फिशमैन कराटे पहले ही अपने चरम पर था। संजुआन की मोटी चमड़ी और भारीपन के बावजूद जयदेव के सामने वह किसी पंचिंग बैग जैसा लग रहा था। और संजुआन की तुलना में अपने बहुत छोटे आकार के कारण जयदेव संजुआन के जवाबी हमलों का सामना करने में काफी चुस्त दिखाई दिए। आप कह सकते हैं कि संजुआन जैसा विशालकाय जीव विनाश के लिए सबसे उपयुक्त था, इमारतों, जहाजों, यहां तक कि द्वीपों को भी तोड़ने के लिए। इन पहलुओं में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन साथ ही एकलयुद्ध स्थितियों में उसे काफी संघर्ष करना पड़ता था। उसने इम्पेल डाउन को पूरी तरह से नष्ट करने के बारे में भी सोचा, क्योंकि अगर जेल नष्ट भी हो जाए तो भी वह समुद्र तल से ऊपर उठ सकता था। लेकिन जयदेव ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। हर बार जब उसने ऐसे विनाशकारी इरादे दिखाए, जयदेव ने उन्हें बेरहमी से दबा दिया। जयदेव ने अपने हमले संजुआन के निचले शरीर पर केंद्रित किए। आमतौर पर लोगों को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए पैरों के सहारे की जरूरत होती है, और संजुआन भी कोई अपवाद नहीं था। इसलिए जयदेव उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। जब तक ईशान और क्रोकोडाइल ने देखा, जयदेव ने कई लगातार राउंडहाउस किक्स से संजुआन के घुटने तोड़ दिए थे। संजुआन का विशाल नारियल जैसा सिर खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण जयदेव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कमर पर रखते हुए अपनी एक हथेली सामने उठाई और अचानक गिरते हुए संजुआन के सिर की ओर बढ़ा दी।
फिशमैन कराटे सीक्रेट तकनीक बुराइकन रिलायंट पियर्सिंग। जैसे ही जयदेव की हथेली संजुआन की ठुड्डी पर पड़ी, हवा में एक तेज झटका सा महसूस हुआ। ईशान ने संजुआन के सिर से एक शक्तिशाली आभा गुजरती देखी। संजुआन के नथुनों से खून बेकाबू होकर बहने लगा और उसका पूरा शरीर अचानक शिथिल पड़ गया। जयदेव सिर्फ एक हथेली से अपना विशाल सिर उठाए हुए था। क्या वह मर गया है? मगरमच्छ खुद को रोक नहीं सका और पूछा। नहीं, जयदेव ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मेरा मानना है कि वह लंबे समय तक मनोभ्रंश की स्थिति में रहेगा। ईशान, मेरे दोस्त। जयदेव ने बोलने के बाद ईशान की तरफ देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम छठी मंजिल पर बैठे इन कैदियों को क्यों मारना चाहते थे, पर मुझे लगता है कि तुम बस उन्हें अपनी योजना में बाधा डालने से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब तक मैंने काफी कुछ कर लिया है ना? ईशान ने सिर हिलाया। सचमुच यह पर्याप्त था। मगरमच्छ को कुछ आश्चर्य हुआ। उसकी धारणा थी कि मछलियां क्रूर और खूनी होती हैं और उनका स्वभाव उग्र होता है, लेकिन जयदेव उसके सामने मारने को तैयार नहीं था, जो कि बहुत अजीब था। जयदेव ने भी युद्ध बंद कर दिया। यह एक संकेत सा लगा, क्योंकि एक के बाद एक बाकी योद्धाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। उरूज और लक्ष्य, जो कैटरीना के खिलाफ लड़ रहे थे, ने आखिरकार उरूज के लगातार हमलों के सामने अपनी शैतानी फल क्षमता से उसकी रक्षा प्रणाली की एक खामी उजागर कर दी। मौके का फायदा उठाते हुए लक्ष्य ने अपनी लंबी तलवार से कैटरीना को पीछे से भेद दिया और उसके सीने से उसका दिल निकाल दिया। एक अज्ञात पदार्थ से ढका और घनाकार आकार का यह दिल कैटरीना के शरीर से निकलने के बाद भी धड़क रहा था। इस वजह से कैटरीना एक पल के लिए हिचकिचाई और अपना दिल वापस पाने का मौका गवा बैठी। लाल बालों वाले समुद्री डाकुओं के एक सदस्य और सबाउडी द्वीपसमूह पर लक्ष्य द्वारा बचाए गए गुलाम बेपो ने आगे छलांग लगाई, दिल को पकड़ा और फिर एक छोटा चाकू निकाला और उसमें वार कर दिया। कैटरीना चीख पड़ी। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और वह धड़ाम से गिर पड़ी। इसके अलावा भ्रष्ट राजा पिज़ारो, जिसे ललित और बंटी ने घेर लिया था, अब जमीन पर पराजित होकर पड़ा था। बंटी ने उसके पैरों के नीचे से एक खास बंटी बॉल मारी थी जो उसके मुंह में फट गई। गिरने के बाद वह फिर उठ नहीं सका। मिस्टर तीन ने उसे अपनी मोम से पूरी तरह जमीन से चिपका दिया, जबकि अलविदा और कैबाजी ने उसे अपने डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं। अंततः ईशान वहां पहुंचा और अपनी राक्षसी नरक तलवार से एक ही वार कर उसे खत्म कर दिया। इसके साथ ही छठे स्तर के अनंत नर्क में बंद कोई भी कैदी अब जीवित नहीं बचा था। मूल कहानी के अनुसार ब्लैकबियर्ड टीच के साथी बनने वाले महापराधियों में से केवल संजुआन ही बचा था और जयदेव के हथेली के प्रहार से वह मानसिक रूप से अक्षम हो गया था, जिससे अब कोई खतरा नहीं था। इस समय इम्पेल डाउन आने के ईशान के दोनों उद्देश्य पूरी तरह पूरे हो चुके थे। अब बस यहां से चले जाना बाकी था। हालांकि उसी समय भिनभिनाने की एक श्रृंखला सुनाई दी, जो कैदियों द्वारा गार्डों से संवाद के लिए डैन डैन मुशी को छीनने की थी। डैन डैन मुशी की सुरक्षा का जिम्मा संभाले कैदी ने जल्दी से आकर उसे दोनों हाथों से ईशान की ओर बढ़ाया। बॉस, ये ऊपर वाले हमारे भाई होने चाहिए। ईशान ने फोन उठाया और सचमुच दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। बॉस ईशान। कैप्टन, बुरा हुआ। हमारे रक्षकों को खदेड़ दिया गया है और नौसेना के अतिरिक्त सैनिक आ गए हैं। उन्होंने जेल की चौथी मंजिल पर कब्जा कर लिया है। लगता है वे वहां हम पर घात लगाना चाहते हैं।
इंपेल डाउन के चौथे तल पर वाइस एडमिरल मोमोसागी अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके चुपचाप खड़ी थीं और दूरी पर 5वें तल की ओर जाने वाली सीढ़ियों को बिना किसी भाव के देख रही थीं। यद्यपि मरीन सैनिकों और जेल प्रहरियों ने अपने हथियार सीढ़ियों की ओर तान रखे थे, फिर भी वे कभी कभी विचलित होकर वाइस एडमिरल मोमोसागी की ओर देख रहे थे। इतनी खूबसूरत और नेक औरत जहां भी जाती, मर्दों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। हालांकि उन्होंने साथ में बहुत कम समय बिताया था, फिर भी जेल के पहरेदारों को एहसास हो गया था कि यह मुस्कुराती हुई वाइस एडमिरल मिलना नामुमकिन है। हालांकि वह एक विनम्र मुस्कान बनाए रखती थी, लेकिन उसमें एक सहज कुलीनता थी जो दूसरों को दूर ही रखती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा कहा जाता है कि वाइस एडमिरल मोमोसागी ने वाइस एडमिरल चैटन के विवाह प्रस्तावों को 100 बार ठुकरा दिया था। लगता है यह खबर सच है। मरीन सैनिकों ने मन ही मन बुदबुदाया। वाइस एडमिरल चैटन, वह देहाती आदमी, वाइस एडमिरल मोमोसागी को कैसे पा सकता है? वाइस एडमिरल चैटन, मरीन में एक और रिजर्व वाइस एडमिरल, एक देहाती के रूप में जाने जाते थे। वे और वाइस एडमिरल मोमोसागी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। वाइस एडमिरल मोमोसागी न केवल सुंदर और कुलीन थे, बल्कि एक प्रतिष्ठित परिवार से भी थे, जहां पीढ़ियों से मरीन में सेवा दे रहे थे। वाइस एडमिरल चैटन के बारे में क्या? वे लंबे, बदसूरत और बेढंगे व्यवहार वाले थे। वे मुख्यालय में चप्पल पहनकर घूमते थे, उनमें मरीन की शिष्टता का जरा भी आभास नहीं था। यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी का मरीन सैनिक भी उनकी गुप्त रूप से आलोचना करने की हिम्मत रखता था। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या गड़बड़ हुई, लेकिन चैटन लगातार मोमोसागी का पीछा कर रहा था, लेकिन बार बार उसे नकार दिया गया। पूरा मरीन मुख्यालय इस बात पर चुपके से हंस रहा था। लेकिन फिर हाल ही में वाइस एडमिरल मोमोसागी का स्टाफ मुख्यालय से आए नए लेफ्टिनेंट कर्नल कुलिना के साथ अच्छा तालमेल दिख रहा था। वाइस एडमिरल त्सुरु, जो मोमोसागी के करीबी दोस्त थे, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। और अब मोमोसागी लेफ्टिनेंट कर्नल कुलिना को छोटी बहन की तरह मानते थे। ऐसा लग रहा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल कुलिना का स्टाफ मुख्यालय में एक उज्ज्वल भविष्य होगा। क्या उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल कुलिना को अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए? सेना में हमेशा से ही पुरुष प्रधानता रही है, और मरीन के लिए भी यही बात लागू होती है। महिला मरीन दुर्लभ हैं, और आकर्षक महिला मरीन तो और भी दुर्लभ हैं। कई मरीन जो अपनी निजी समस्याओं को अंदर से सुलझाना चाहते हैं, उन्हें अक्सर बहुत सारे भिक्षुओं और बहुत कम दलिया जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब मरीन के मध्यस्तरीय अधिकारियों के बीच ऐसा लगता है कि एक नई मरीन देवी उभर रही है, जो कई कर्नलों और यहां तक कि एडमिरलों का भी ध्यान आकर्षित कर रही है। अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि कई जमीनी स्तर के सैनिक भी अनुचित विचार रखते हैं। मोमोसागी स्वाभाविक रूप से आसपास के सैनिकों की नजरों को भांप लेती थी, इसीलिए वह मिशन का नेतृत्व करने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि महिला वरिष्ठ अधिकारी अक्सर मरीन सैनिकों के कार्यों में बाधा डालती हैं। मुख्यालय की रियर एडमिरल हिना को इसकी गहरी समझ थी, और मोमोसागी ने बातचीत के दौरान कई बार उनकी शिकायतें सुनी थीं। अब खुद को इस स्थिति में पाकर मोमोसागी बहुत नाराज हुई। एक बड़े दुश्मन के साथ मौजूदा स्थिति में इन सैनिकों ने ध्यान भटकाने की हिम्मत की। क्या यह मुसीबत को न्योता नहीं था? इसलिए उसे अपना गला साफ करना पड़ा और उसने ठंडे स्वर में कहा, सावधान, वे आ रहे हैं। मरीन सैनिक स्तब्ध रह गए। आखिरकार अचानक उनकी स्थिति शांत हुई। उन्होंने अपने हथियार उठाए और सामने वाली सीढ़ियों पर निशाना साधा। तभी उन्हें अचानक कदमों की एक अराजक आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिससे पता चलता था कि कोई आ रहा है।
सीढ़ियों पर एक आकृति दिखाई दी, फिर दो, फिर तीन और फिर और भी आकृतियां दिखाई देने लगीं। मरीन सैनिक घबरा गए, उनके हथियार पकड़े हुए हाथों में हल्का पसीना आने लगा। शांत रहो, बिना आदेश के गोली नहीं चलानी है, एक मरीन कर्नल ने सैनिकों को तुरंत आश्वस्त किया। लेकिन असल में वह भी उतना ही घबराया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। नीली और सफेद धारीदार जेल वर्दी पहने बड़ी संख्या में कैदी सीढ़ियों पर दिखाई दिए और चौथी मंजिल पर पहुंच गए। हालांकि वहां पहुंचकर और अपने सामने की स्थिति देखकर वे दंग रह गए। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और पीछे वालों से जोर से चिल्लाए, बॉस ईशान, मरीन्स ने सचमुच यहां घात लगा रखा है और उन्होंने पुल तोड़ दिया है। यह बहुत बड़ी मुसीबत है। इन कैदियों की चीखों के साथ ही भीड़ में से एक आकृति उभरकर सबसे आगे आ गई। मोमुसागी ने धीरे से अपने चाकू का हैंडल पकड़ा और उस आकृति की ओर देखा। उसने पहली बार ईशान को देखा था। हालांकि ईशान का यौवन उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। क्या भालू के कान वाली टोपी पहने इस युवक ने सचमुच मरीन मुख्यालय में हंगामा मचाया था। जैसे ही मोमुसागी की नजर ईशान से मिली, ईशान ने भी सहज ही इसे महसूस कर लिया। ऊपर देखते ही उसने तुरंत मोमुसागी को अपने सामने खड़े मरीन्स के बीच देख लिया। हम्मा! जब ईशान ने पहली बार देखा कि सामने वाला व्यक्ति एक महिला है, तो वह अचंभित रह गया। उसे बस इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मरीन में इतनी अनजान महिला वाइस एडमिरल भी है। लेकिन फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके पहनावे को देखते हुए ईशान ने हिचकिचाते हुए पूछा, वाइस एडमिरल मोमुसागी, क्या तुम मुझे जानते हो? मोमुसागी हैरान थी। वह इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि यह उनकी पहली मुलाकात थी। इसके अलावा मरीन की रिजर्व वाइस एडमिरल होने के नाते मरीन उसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करते थे। दरअसल उसकी और चॉपर की प्रतिष्ठा ज्यादातर मरीन के भीतर ही प्रचलित थी। इसके विपरीत ग्रैंड लाइन में बहुत कम लोगों ने उसके और चैटन के बारे में सुना था। ईशान को उसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ईशान बस यही जवाब दे पाया। इतना कहने के बाद उसने उस जगह की ओर देखा जहां पहले पुल हुआ करता था। अब सिर्फ दो साफ सुथरे कटे हुए निशानों के अलावा खाली जगह थी। उसने पूछा, क्या यह पुल तुमने ही काटा था? मोमोसागी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। चौथी मंजिल पर भी पूरी जगह गोलाकार थी, जिसके नीचे एक विशाल लावा कुंड था। पहले उस पर एक पुल बना हुआ था जिससे आवागमन होता था, लेकिन अब जब पुल टूट चुका था तो ईशान और उसकी टीम के पास दोनों तरफ से अर्धवृत्ताकार रास्ते पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि दोनों तरफ के रास्ते बेहद संकरे थे, जिससे कुछ ही लोग साथ साथ चल पाते थे। इसका मतलब था कि ईशान और मगरमच्छ, जो उड़ सकते थे, को छोड़कर बाकी कैदियों को नौसेना की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। ईशान ने देखा कि मरीन ने रास्ते के दोनों ओर तोपें लगा दी थीं और जोआन प्रकार के शैतानी फल इस्तेमाल करने वाले जेल प्रहरी रास्ता रोक रहे थे। उनमें से 4 ऐसे ही दरिंदे प्रहरी थे, जिनमें वह मिनोटॉर भी शामिल था, जिसका सामना ईशान पहले कर चुका था। इतने संकरे इलाके में इन 2 विशालकाय प्रहरियों ने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। नीचे लावा का तालाब था और इन शक्तिशाली व्यक्तियों से लड़ने पर तालाब में गिर जाने का खतरा था, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित मृत्यु हो सकती थी। यह मानना ही होगा कि वाइस एडमिरल मोमुसागी की नाकाबंदी बड़ी चतुराई से की गई थी, जिसमें चौथे तल के भूभाग का पूरा इस्तेमाल किया गया था। किसी और समय ईशान के लिए ऐसी नाकाबंदी काफी परेशानी वाली हो सकती थी, पर अब
मगरमच्छ और मिस्टर दो ईशान के दोनों ओर उसके पीछे खड़े दिखाई दिए। मिस्टर दो ने पूछा, अब क्या प्लान है बॉस ईशान? बस आगे बढ़ो, ईशान ने कंधे उचका दिए। लेकिन उससे पहले क्रोको, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? ईशान ने नीचे लावा के कुंड की ओर इशारा किया। शायद तुम कोई नया हुनर आजमा सको। मगरमच्छ एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्दी ही समझ गया। छठे तल से बाहर आते ही मगरमच्छ ने गार्ड रूम से अपने कपड़े निकाल लिए थे और अब उसका रूप फिर से प्रभावशाली हो गया था। उसने अपना अक्षत हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक छोटा सा बवंडर प्रकट हुआ। उसने अपने सिगार को काटा और कहा, गर्मी? बढ़िया, रेगिस्तानी तूफान और तेज हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े बवंडर को हल्के से नीचे लावा कुंड की ओर फेंका। अरे नहीं! मोमोसागी को तुरंत खतरा समझ आ गया जब उसने मगरमच्छ को बवंडर फेंकते देखा। यहाँ आने से पहले उसने मगरमच्छ की क्षमताओं के बारे में जान लिया था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और बवंडर की ओर एक लहर जैसी तलवार की आभा फेंकी। हालांकि उसकी तलवार का वार बवंडर को तितर-बितर करने में बहुत देर कर चुका था। बवंडर लावा के कुंड में उतरने से पहले ही अचानक लावा की सतह पर फैल गया और सीटी बजती हवा एक चीख में बदल गई। लावा के कुंड से अपार ऊष्मा को अवशोषित करते हुए मगरमच्छ के रेगिस्तानी तूफान ने तुरंत आकार ले लिया। हालांकि यहाँ रेत की कोई आपूर्ति नहीं थी और यह कोई वास्तविक रेगिस्तानी तूफान भी नहीं था, फिर भी भंवर के चूषण द्वारा नीचे का मैग्मा ऊपर खींच लिया गया क्योंकि यह मंथन कर रहा था। एक डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कल्पना। ईशान के अब पर्याप्त जनशक्ति थी और स्वाभाविक रूप से उनमें कई डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता भी थे। हालांकि वाइस एडमिरल मोमोसागी द्वारा किया गया घात लगाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर सही जगहों पर उपयुक्त क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी किला ऐसा नहीं होगा जिसे भेदा न जा सके। मगरमच्छ कृत्रिम रूप से रेत के तूफान पैदा कर सकता था। अगर उसने साधारण रेत के तूफान का इस्तेमाल किया होता तो इस जेल के माहौल में वह बेकार होता। लेकिन जब नीचे का उबलता हुआ मैग्मा रेत के तूफान में खींचा गया तो मगरमच्छ की क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। मगरमच्छ के नियंत्रण में बेजोड़ गति से लगातार घूमता हुआ यह ज्वलंत द्रव विरोधी मरीन और जेल प्रहरियों की ओर तेजी से बढ़ा। यद्यपि केंद्रापसारक बल के कारण कुछ मैग्मा अनिवार्य रूप से ईशान और उसके समूह की ओर उड़ गया, तथापि उनके पास मिस्टर 3 की मोमबत्ती ढाल थी। सब लोग सीढ़ियों की ओर लौट गए और मिस्टर 3 ने जल्दी से एक मोटी मोमबत्ती की दीवार खड़ी कर दी, जिससे उड़ते हुए मैग्मा का रास्ता रुक गया। हालांकि मोमबत्तियां गर्म मैग्मा से छिल गई थीं, लेकिन अपनी गति खोने के बाद मैग्मा के ये गोले अब कोई खतरा नहीं थे। ईशान और उसके समूह को मैग्मा का डर नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ के मरीन और जेल प्रहरी बड़ी मुश्किल में थे। बवंडर से निकला मैग्मा उन पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहा था। एक बार टकराने पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। पल भर में अनगिनत चीखें गूंज उठीं। ऐसी स्थिति में सबसे कुशल सैनिक भी अपनी संरचना बनाए नहीं रख पा रहे थे। मरीन और गार्ड घबराहट में सीमित संख्या में ढालों के लिए हाथापाई करने लगे। कुछ तो बुलमैन और जेब्रा मैन जैसे पशु रक्षकों के शवों के नीचे रेंगने की कोशिश भी करने लगे, इस उम्मीद में कि ये सख्त चमड़ी वाले जीव उन्हें मैग्मा से बचा लेंगे। इस बीच और भी लोग बेतहाशा लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगे। वाइस एडमिरल मोमोसागी द्वारा लगाया गया घात लगभग तुरंत ही ध्वस्त हो गया। उड़ते हुए मैग्मा को अपनी पूरी ताकत से चकमा देते हुए मोमोसागी को एक कड़वाहट का एहसास हुआ। वह इन सैनिकों को दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास भी ऐसे हमलों से निपटने का कोई तरीका नहीं है,
आम सैनिकों की तो बात ही छोड़िए। अजीब बात है कि यह दृश्य देखकर मोमोसागी को अपनापन सा महसूस हुआ। उसे एडमिरल अकैनो की क्षमता की याद आ गई। अनजाने में मगरमच्छ ने अपने तूफान से अकैनो जैसी ही एक आक्रमण क्षमता पैदा कर दी थी। मैग्मा की बारिश ने आसानी से विपरीत दिशा की रक्षा पंक्ति को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे तूफान फैलता गया और ज्यादा मैग्मा ऊपर की ओर खींचता गया, मोमोसागी जानता था कि अगर इस तूफान को यूं ही बढ़ने दिया गया तो न सिर्फ चौथा स्तर प्रभावित होगा बल्कि तीसरा स्तर भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये दोनों स्तर जुड़े हुए थे। अगर मैग्मा फैलता तो मरीन्स को दिक्कत होती, लेकिन दूसरी तरफ ईशान आग से खेलने में माहिर था। कौन जाने उसके पास कैदियों को इस मैग्मा से बाहर निकालने का कोई रास्ता है भी या नहीं। इसलिए मैग्मा तूफान को रोकना पड़ा। मोमोसागी ने दांत पीसते हुए मूनवॉक के साथ हवा में छलांग लगाई। उड़ते हुए मैग्मा से बचने के लिए वह लगातार अपनी स्थिति बदलती रही और धीरे धीरे बवंडर की स्थिति के करीब पहुंचती गई। इस दौरान वह मैग्मा से पूरी तरह बच नहीं पाई। उसका मरीन कोट मैग्मा से भर गया, जिससे उसमें तुरंत छेद हो गए और वह चिथड़ों में बदल गया। लेकिन जब तक उसने उसके शरीर को नहीं जलाया तब तक सब ठीक था। कुछ छलांगों के बाद मोमोसागी बवंडर के किनारे पहुंच गई। यहाँ मैग्मा ज्यादा सघन था, लेकिन वह बस एक पल के लिए हिचकिचाई। फिर उसने बुशोशोकु हकी से कठोर अपनी बाह को आगे बढ़ाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से बवंडर को छुआ। उसके हाथ से एक गुलाबी रोशनी निकली जो बवंडर को छूते ही फैल गई। तभी कुछ अजीब हुआ। मैग्मा की गर्मी से फैल रहा तूफान गुलाबी रोशनी में धीरे धीरे शांत हो गया। बवंडर तेजी से धीमा हो गया, अपनी प्रबल अपकेंद्रीय शक्ति खो बैठा और मैग्मा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरने लगा। मैग्मा तूफान में प्रचंड हवा को नियंत्रित करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए मोमोसागी तुरंत मूनवॉक के साथ वापस कूद पड़ी। मैग्मा तूफान को शांत करने में अपनी सफलता के बावजूद मोमोसागी काफी अस्तव्यस्त दिख रही थी। मैग्मा तूफान के आसपास की भीषण गर्मी के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसके बाल पसीने से भीग गए थे और उसके कपड़ों में कई छोटे छोटे छेद हो गए थे, जिससे उसके अंदर की सफेद त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि मैग्मा तूफान को सफलतापूर्वक दबा दिया गया था, लेकिन मरीन के घात में अफरातफरी मच गई। मैग्मा से बचने की जरूरत के कारण मरीन और जेल प्रहरी घायल हो गए और भाग गए, जिससे अव्यवस्था फैल गई। और तभी मोमोसागी ने देखा कि विपरीत सीढ़ी पर मोमबत्ती की दीवार गायब हो गई और कैदियों का एक समूह बाहर की ओर भागा। वे हथियार लेकर अपने चेहरों पर कट्टर मुस्कान लिए गलियारे के दोनों ओर से आते हुए अराजक घात स्थल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मोमोसागी ने ईशान के पीछे एक भड़कीले भारी मेकअप वाले ट्रांसवेस्टाइट को देखा। मोमोसागी ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह ओकामा क्वीन इवानकोव था। यहाँ तक कि क्रांतिकारी भी कैदियों के साथ मिल गए थे और एक साथ भाग रहे थे। मोमोसागी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इवानकोव के घने बालों के बीच से अचानक 2 रंगों वाला धूप का चश्मा पहने एक व्यक्ति निकल आया। क्रांतिकारी इनाजुमा जी आर्मी। इनाजुमा इवानकोव के सिर से नीचे कूद पड़ा। उसके हाथ 2 बड़ी कैंची में बदल गए, दोनों तरफ की दीवारों को क्लिक और कट करते हुए। जल्द ही उसने एक चौड़ी पत्थर की पट्टी काट दी। फिर उसके हाथ के एक झटके से पत्थर की पट्टी मोमोसागी की ओर एक नरम नूडल की तरह उड़ी और ध्वस्त पुल की नींद पर जा गिरी। तुरंत ही एक अस्थायी पुल बन गया। आक्रमण करो। ईशान के हाथ की एक लहर के साथ शेष कैदी दहाड़ते हुए पुल पर चढ़ गए और दूसरी ओर लिफ्ट की ओर भागे। हाँ। तो शक्तिशाली मरीन वाइस एडमिरल वास्तव में एक महिला है।
एक कैदी जो सबसे तेज दौड़ा, एक दोधारी कुल्हाड़ी पकड़े हुए मोमोसागी की ओर दौड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, वह होंठ चाट रहा था। बॉस ईशान जरूर एक महिला वाइस एडमिरल को अपना